हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो गाइस, मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे सॉलिड 5 तरह के होते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फिफ्थ वन इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर में, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम सब्सटेंसेस को या सॉलिड्स को ले जाते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं, कुछ रिपेल्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ये सब सॉलिड्स में क्या क्या खूबियां होती है, इनकी क्या क्वालिटी होती है। चलिए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। नंबर 1, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक substance. Paramagnetic substances. Those substances which are attracted in magnetic field are called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सच phenomenon is called paramagnetism. ओके, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होगा उनको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और इस घटना को बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। ना अब बात है कि ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में आखिर अट्रैक्टेड क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म की कॉज, it is due to presence of unpaired electron unpaired electron के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, ना इसका एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल Fe3+ Cu2+ TiO। अब देखते हैं, एब्सेंस इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमारा Fe3+। नाउ हम Fe3+ को देखने से पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 3d6 4s2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2। नाउ गाइस, Fe3+ की बात की जा रही है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3d5 4s0 1 2 3 4 5 वैकेंट है ना। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 5। नाउ अब इसको समझने के लिए हमको मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला को देखना होगा। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इससे हमको मालूम चलता है कि कोई सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म है तो कितने हद तक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका फॉर्मूला है कि म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 Bm, मतलब बोर मैग्नेटॉन। ना गाइस, यहाँ देखिए n बराबर कितना है हमारा? 5 है। तो n बराबर 5 हुआ तो म्यू जब निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल √n × n+2 यानी 5 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35
बोर मैग्नेटॉन। सो हमारा Fe3+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो कितना आया है, √35 बोर मैग्नेटॉन। तो ऐसे सबस्टांसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम से कम एक होते हैं, वो क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं और ऐसे सबस्टांस को पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म का कॉज, यदि आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिज्म कॉज क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने एक एग्जांपल बना के दिखा भी दिया है कि कैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं, ये आपके सामने है। तो गाइज इसके आगे हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस को, लेकिन उससे पहले मैंने सब चीज को सिस्टमैटिक लिख दिया है। आप इसका थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। तो चलिए गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमैग्नेटिक सबस्टांस। तो वैसे सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपील्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, और इस घटना को बोलते हैं हम डायमैग्नेटिज्म। वही मैंने लिख भी दिया है। नाउ नेक्स्ट बात है कि डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस क्यों है ना मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि ऐसे सबस्टांसेस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और जिस कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन शो करते हैं। नाउ अब बात करते हैं व्हाट अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। तो चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक सबस्टांस का क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा 0, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा कुछ और रहेगा, चौथा कुछ और रहेगा। सो आप हमेशा याद रखेंगे कि डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये था हमारा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। अब बाकी हमारे बच गए 3 और भी मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर 3 और भी सॉलिड्स हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। लेकिन गाइज उनको समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए मेटल्स के बारे में हम जानते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये तो मालूम है हमको। मतलब मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में। ओके, तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया मेटल M, इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सपोज करो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, N इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, N+ का पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन और ये कटायन, मेटल कटायन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विक्सिनिटी में रहेंगे, फील्ड में ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज है और मेटल कटायन जिनको हम कार्नेल भी कहते हैं, ये कार्नेल और मेटल कटायन, कार्नेल एंड मेटल इलेक्ट्रॉन्स जो आयोनाइज्ड हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनको मेटालिक बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं, मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है जो कार्नेल को और इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है, उनको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। इस मेटालिक बॉन्ड के कारण पास ही होंगे और बल्कि यूँ कहें कि एक डाइपोल के रूप में रहेंगे, डाइपोल के रूप में रहेंगे। जैसे कि मैग्नेट में होता है 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसी तरह ये डाइपोल के रूप में रहेंगे, डाइपोल के रूप में रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कार्नेल, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, कोई भी फील्ड नहीं लगाया है, तो ये जो कार्नेल है जिनको हमने स्मॉल डाइपोल्स कहा है या फिर हम ग्रेन्स भी कहते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन स्मॉल डाइपोल्स को ग्रेन्स का नाम दिया गया है। तो ये जो ग्रेन्स है ये एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड में रैंडमली अरेंज होगा। सब मतलब ये पॉजिटिव ऊपर है, इसमें नेगेटिव नीचे है, या नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, इस तरह से कैसे भी अरेंज होंगे, इनका कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जैसे तैसे अरेंज होंगे। ओके, ठीक है। ये कब है? इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड ग्रेन्स आर randomly arranged. Grains are randomly arranged. In absence of any field, grains are randomly arranged. But अगर हमने कोई फील्ड लगा दिया तो क्या होगा कि अब ये कार्नेल, अब ये ग्रेन्स रैंडमली अरेंज नहीं होंगे,
एक डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट चले जाएंगे, और वो पॉसिबिलिटी हमारी तीन तरह की बनती है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यह ग्रेन्स, सारे के सारे ग्रेन्स जो है इस तरह से अरेंज हो जाएं, कि सारा का सारा पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ओके, नाउ एक पॉसिबिलिटी हमारी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन कुछ इस तरह से हो कि आधे एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाए और आधे अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाए। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अरेंज हो जाए। ओके, नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि उनमें कोई एक डिफिनिट ऑर्डर नहीं हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पोलैरिटी का। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सारे के सारे डाइपोल्स ग्रेन्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं। यहाँ क्या देखा कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि इक्वल है बट नॉट, इस यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 4 ग्रेन्स जो हैं एक डायरेक्शन में अरेंज है और 2 ग्रेन्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे जो जिस देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो गया डाइपोल का, तो इसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हमारा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इस, मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसे सबस्टांसेस जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। ऐसे सबस्टांसेस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे और इन सबस्टांसेस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। नाउ इनमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन्स का कुछ इस तरह से हो गया है कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैंसिल आउट कर रहा है। तो कैंसिल आउट जब करेगा तो यहाँ पे हमारा नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट जब हम निकालने जाएंगे तो हमारा आएगा 0। ठीक है, अब 0 यदि आ गया तो फिर डायमैग्नेटिज्म वाला केस हो गया, यानी ये सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल होगा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल होगा। और नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल हम जब देखेंगे तो डाइपोल्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करते हैं और इस कारण से क्या होगा कि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली सबस्टांस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेगा। नो, एक बात और पॉइंट करने वाली बात है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होगा। तो फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो लेस देन इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए गाइज, एक बार फिर से मैं आपको फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया है कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस किसे बोलते हैं। तो वैसे सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनके ग्रेन्स जो होते हैं वो एकदम से एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाने के कारण क्या होता है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और इस कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो ऐसे सबस्टांसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। दो सबस्टांस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और इस घटना को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। नाउ, ये फेरोमैग्नेटिज्म क्यों अराइज होते हैं, इसका पीछे क्या रीजन है। तो मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं कि इनके ग्रेन्स जो है एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा। तो याद रखेंगे, पांचों तरह के सॉलिड मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर आपने देखा है, उनमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, अराइज होगा तो किसमें होगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस में। इनके मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होंगे।
ना नेक्स्ट था हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। वैसे सबस्टांसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में जो हम लाते हैं तो क्या होते हैं कि इनकी ग्रेन्स जो है कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, मतलब कि आधे ग्रेन्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और आधे ग्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिसका कारण से इनका नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है, नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बिकॉज हाफ ग्रेन्स एक डायरेक्शन में है और नेक्स्ट हाफ ग्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस कैंसिल आउट करने के कारण क्या होता है कि इनमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। नाउ गाइज, आपने जैसे कि पहले भी देखा है डायमैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक मोमेंट यदि हमारा जीरो हो जाएगा तो सबस्टांस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा। तो ये सबस्टांसेस भी मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं और इसी को मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दो सबस्टांसेस विच आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एंड सच फेनोमेनन इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कॉज क्या होगा, तो वही बताया मैंने कि इट राइजेस बिकॉज ग्रेन्स आर ओरिएंटेड इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेन्स जो होते हैं, जो स्मॉल डाइपोल्स होते हैं, वो कार्नेल एंड इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हुए, तो Fe2O3, MnO और Mn2O। एग्जाम्पल्स मैंने वही आपके सामने रखे हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स को प्लीज़ आप मगअप कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ दिया जाता है कि Fe2O3 कैसा सबस्टांस है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा गाइज, तो आप इसको याद कर लीजिए। और मेरा एक लास्ट सब सॉलिड बच गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट वन इज फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। स्पेस नहीं है तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर तो चलिए गाइज, हम लोग अपना लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सॉलिड्स का को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था, उसका लास्ट टॉपिक है हमारा फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस। मैंने पहले भी इसको समझाया है, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ और मैंने ढंग से इसको लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस कैसे सबस्टांसेस होते हैं, तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने सबस्टांसेस को रखा और यदि उनके ग्रेन्स इस तरह से अरेंज हुए कि कुछ ग्रेन्स, मैक्सिमम ग्रेन्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए और कुछ ग्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए। जैसे कि मैंने 6 ग्रेन्स को लिया है तो उसमें देख रहा हूँ कि एक ग्रेन्स में पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है, कार्नेल जो है, 4 ऐसे ग्रेन्स हैं जिनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स आई मीन कार्नेल ऊपर की ओर हैं, 1 2 3 4, और 2 ऐसे ग्रेन्स हैं जिसमें कार्नेल नीचे की ओर है। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे को ये ग्रेन्स कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और जब कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इनका होगा, एग्जिस्ट करेगा। और इस कारण से जब मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली ये सबस्टांसेस जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। तो वैसे सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस, और ऐसी घटना को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। इनका कारण क्या है, तो मैंने बताया है इन सच सबस्टांसेस ग्रेन्स आर ओरिएंटेड अनइक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक ही एग्जाम्पल में है और वो है हमारा Fe3O4। सो गाइज प्लीज़ इस एग्जाम्पल को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ना। एक और चीज़ पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, कई बार पूछा है कि फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस का और नेट मैग्नेटिक मोमेंट फेरो मैग्नेटिक सबस्टांसेस का किनका ज़्यादा होगा, ये रिलेशन पूछा है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस का जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो गाइज यहाँ पे आपका जो ये लास्ट टॉपिक था सॉलिड स्टेट का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, ये समाप्त होता है। और सारे चीज़ों को मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। गाइज यदि हमारा लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और गाइज प्लीज़ 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 इस वीडियो को वैसे जगह
ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी खास ज़रूरत है। आई मीन वैसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा वीडियो अगर वैसे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और यही मेरे मेहनत का फल होगा। सो जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।